हेलो एवरीवन। आज हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ इरिगेशन नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स पे जाएंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए अभी मैं लास्ट में कराने का सोच रहा हूँ बिकॉज़ मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है। मैं आपको मोबाइल से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स में आपके कंसेप्ट्स जो हैं, जो मेरे थोड़े बहुत कंसेप्ट्स हैं, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स क्या होता है? बेसिकली नाम से पता लग रहा है कि क्रॉप्स को कितना पानी चाहिए कि अपने वो फुल मैच्योर हो जाए। अपने ग्रोथ पीरियड में जितना एक क्रॉप को पानी चाहिए फुल मैच्योरिटी के लिए, उसी को हम वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप कहते हैं। ये आपके पास डेफिनेशन है, उसको ही मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले आते हैं, कुछ टर्म्स आपने सुने होंगे, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, ग्रोथ पीरियड्स। क्या होता है? क्रॉप पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड होता है इंस्टेंट ऑफ सोइंग। आपने जब बीज को बोया है और उसको हार्वेस्ट किया है, जब उसके बीच का पीरियड को क्रॉप पीरियड कहते हैं। बेस पीरियड क्या होता है? बेस पीरियड कुछ नहीं होता है, जो पहली बार आपने फर्स्ट वाटरिंग की थी क्रॉप के लिए और हार्वेस्टिंग से पहले जो लास्ट वाटरिंग की थी, उन दोनों पीरियड का डिफरेंस को बेस पीरियड कहते हैं। जनरली हमारा क्रॉप पीरियड होता है वो स्लाइटली मोर देन बेस पीरियड होता है। तो हम क्या करते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमने एक एजम्पशन लिया है कि क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, ग्रोथ पीरियड, सारे पीरियड हम इक्वल मानते हैं। अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है वैसे तो। अगर कोई एग्ज़ाम में अगर ये बोले कि क्रॉप पीरियड बड़ा है, बेस पीरियड बड़ा है, तो क्रॉप पीरियड बड़ा है। डेल्टा ऑफ क्रॉप, डेल्टा ऑफ क्रॉप कुछ नहीं, टोटल वाटर डेप्थ सप्लाइड टू अ क्रॉप ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड टू अटेन इट्स फुल मेच्योरिटी। मतलब कोई क्रॉप को फुल मेच्योर होने के लिए जितना पानी हमने सप्लाई किया है पूरे बेस पीरियड में, वही हमने डेल्टा ऑफ ए क्रॉप लिखा है। अगर हम क्या कहते हैं, कम पानी करेंगे, अगर फुल मेच्योरिटी के लिए हमने कम पानी उसको दिया है तो फुल मेच्योर नहीं हो पाएगा। डेल्टा में सिग्निफिकेंटली इसका मीनिंग ये है कि कितना प्रॉपर पानी चाहिए कि वो फुल मेच्योरिटी अपने बेस पीरियड में अटेन कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आते हैं हम कुछ वैल्यूज़ को। इसमें से मेनली आप राइस का, शुगर केन का और कॉटन का, ये आपको डेल्टा याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस के लिए जो डेल्टा होता है 120 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। इंडिया का जो हाईएस्ट रेनफॉल मौसी सरम है, जो वहाँ चेरापूंजी के पास में, पहले चेरापूंजी था, अब शायद मौसी राम ऐसी कुछ नाम है आपका। मेघालय प्लेट पे है आपका ये। तो जितना उसका एनुअल रेनफॉल है उसी के अप्रॉक्सीमेटली राइस को भी हमें डेल्टा प्रोवाइड करना होता है। एक चीज़ ये याद रखेंगे कि जैसे जो हमारा सैंड है वो हाईली परवियस नेचर में है, ठीक है, क्ले से। तो इसलिए क्लेई सॉइल जो होता है उसमें थोड़ा सा इरिगेशन के पर्पज़ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए सैंडी सॉइल में राइस थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो पाता है, इस क्लेई सॉइल के लिए ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेज़ और फॉडर, मेज़ है, मेज़, वीट, उसके बाद बाजरा हो गया, इनका वैल्यू ऑफ डेल्टा कम है। ये इसको इन्फीरियर क्रॉप कहा जाता है। मेज़ को इन्फीरियर मतलब ये नहीं है कि वो मतलब ख़राब क्रॉप। इसका मतलब ये है कि इसका जो डेल्टा है, डेल्टा रिक्वायरमेंट कम होता है हमारा। हाईली न्यूट्रिएंट होते हैं ये हमारे वैसे। अब एक एग्जांपल है, इफ़ वीट रिक्वायर्ड 7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आफ्टर एवरी 28 डेज, ठीक है, 28 दिन बाद है, और बेस पीरियड 140 दिन। तो सबसे पहले हमने 28 दिन के बाद कर रहे हैं बेस पीरियड, मतलब 5 बार हम पानी डालेंगे, ठीक है। तो हमने पहले t=0 पे हमने पहला पानी डाला हमने, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर, फिर 28 डेज बाद फिर 28 बाद फिर 28 फिर 28। तो टोटल हमने ऐसे, ये हमारा ऐसे हम पानी को अप्लाई करते हैं। अब मेन आते हैं इस कंसेप्ट पे। सबको पता होता है ड्यूटी क्या होता है, हेक्टेयर पर क्यूमेक, बस इतना ही नहीं, इतना तो बस आपको डेफिनेशन से पता होगा ड्यूटी का।
एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं ड्यूटी का क्या होता है कि जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारा ड्यूटी है पढ़ना। एक आईटी सॉफ्टवेयर है, उसका उसका ड्यूटी है अपने फर्म के लिए काम करना। गवर्नमेंट का काम है पीपल के लिए काम करना, तो सबका ये ड्यूटी है। वैसे ही क्रॉप के लिए वाटर का क्या ड्यूटी है, बस सिंपल, इसी से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि it is a number of hectare of land which get irrigated by a supply of 1 meter cube per second discharge supplied continuously throughout the base period of a given crop so as to attain its full maturity। कुछ नहीं, सिंपल सा ये है कि हमने 1 क्यूमेक वाटर हमने प्रोवाइड किया है पूरे बेस पीरियड में, ठीक है। उसका बेस पीरियड मान लो कि 10 दिन का था, होता नहीं इतना छोटा लेकिन एग्जाम्पल से कि 10 दिन का है, ठीक है। और हमने 1 मीटर क्यूब दिया है और उस पानी को कंटिन्यूसली प्रोवाइड किया उसको, ठीक है, 1 मीटर क्यूब, और उसने कितना लैंड इरीगेट कर दिया, ठीक है, उसी को ड्यूटी कहेंगे। मान लो कि 0.1 हेक्टेयर कर दिया तो उसका मतलब वो 1 क्यूब में 0.1 उसका काम है, 0.2 कर देगा तो उसकी ड्यूटी ज़्यादा है। तो ऐसे ही हमारा डिपेंड करता है। मतलब सिंपल क्या करेंगे कि 1 मीटर क्यूब कितना हमारा लैंड इरीगेट कर दे रहा है अपने बेस पीरियड में, ताकि क्रॉप जो है वो फुल मैच्योरिटी गेन कर ले। कुछ नहीं होता है। अब देखो, इसको हमने मैथमेटिकली एक फार्मूला होता है, हाँ, जो हम सब ने पढ़ा होगा, ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डेल्टा मीटर मीटर पर सेकंड होता है, या फिर 864 बी बाई डेल्टा सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। कैसे आता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड, हमने वॉल्यूम सप्लाई कितना किया है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। यूनिट से चलेंगे, वॉल्यूम हमने लिखा है तो यूनिट मीटर क्यूब आनी चाहिए, है ना। बेस पीरियड है तो बी डेज है, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब पर सेकंड बी डेज, डेज को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया तो 24 × 16 × 60, एस से एस कटा तो यहाँ से वी एस की वैल्यू 86400 बी मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाई कर रहे हैं फील्ड पे कितना, हमने वी ए अप्लाई कितना कर रहे हैं, वी ए, तो वॉल्यूम में लिखना है। डेल्टा उसका क्या कहते हैं, डेप्थ हो गया, इंटू एरिया, डेप्थ इंटू एरिया वॉल्यूम हो गया, तो डी इंटू, और 1 हेक्टेयर कितना होगा 10⁴ मीटर स्क्वायर, बस, ठीक है। तो यहाँ से भी आ गया हमारा। नो लॉस कंडीशन क्या होता है कि जितना हमने सप्लाई कितना किया है वो सारा सारा ही अप्लाई हो गया है, कोई इसमें हमने इसको आइडियल कंडीशन माना है, कोई सीपेज लॉस नहीं है, कोई इवोपोरेशन लॉसेस नहीं है हमारा, कोई डीपर्कुलेशन लॉसेस नहीं है, हमने हमने ये बोला है कि पूरा नो लॉस कंडीशन। तो वी एस इक्वल टू वी ए किया तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। ड्यूटी की वैल्यू 8.64 बी अपॉन डेल्टा 8, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर। सॉरी, आपको इससे पहले मैंने वो मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड गलती से निकल गया था। यूनिट्स हमेशा ड्यूटी मतलब वही, ये मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, कॉपी में मैंने गलत लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, सही है सही है, वी एस इक्वल वी टी, बिल्कुल 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 करेक्ट है। 8 ये हमेशा मीटर, ठीक है, मीटर में 8.64, और ठीक है, हेक्टेयर पर क्यूबिक। ये मीटर सेंटीमीटर क्या है, कुछ नहीं। अगर फार्मूला आपका 8.64 हम जब यूज़ करेंगे जब हमारा जो डेल्टा है वो मीटर में दिया हुआ है, और 864 जब यूज़ करेंगे जब सेंटीमीटर में दिया हुआ है डेल्टा, कुछ नहीं, बस यही सिंपल है। ड्यूटी का यूनिट हमारा हेक्टेयर पर क्यूबिक ही होता है। अब देखो, कुछ नहीं। अब जैसे ये एक हमने ये इसका ये दिया आपको, प्लान दिया है, ठीक है, कुछ नहीं है, प्लान दिया है। इसको हमने क्या किया है कि ये हमारा रिवर जा रहा था, ठीक है। रिवर के बाद यहाँ पे एक मेन कनाल था, मेन कनाल से ब्रांच कनाल जाता है, ब्रांच कनाल से उसके बाद हमारा मेजर डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटर से माइनर डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटर से वाटर कोर्स, और वाटर कोर्स से फाइनली फील्ड पे आता है पानी, ठीक है। हम सब अप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है अपने को। और जो एक चीज़ और ये हमने यहाँ पे एक, यहाँ पे वियर या आप कुछ भी बोल सकते हो, रिजर्वायर बना रखा है, लेकिन हम अगर रिजर्वायर बनाते हैं तो वहाँ पे मेनली उसका काम होता है वाटर स्टोर करने के लिए। वियर बनाते हैं तो वहाँ से हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन ऑफ पानी को हम डाइवर्ट करते हैं, तो मेनली आप इसको वियर मानिए, ठीक है, हाँ वियर ही मानिए इसको। तो उसके बाद हमने मेन कनाल दिया, फिर वहाँ से एक ब्रांच कनाल चला गया, फिर माइनर मेजर, फिर माइनर, फिर वाटर कोर्स। तो एक एग्जांपल लो कि हमने एक दो पॉइंट है, एक ये, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है,
ठीक ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक वन पॉइंट पे हमने 2 मीटर क्यूब का पानी हमने पानी वहाँ पे सप्लाई किया। फिर वो पानी हमारे पास मेन कैनाल से होके जाएगा, फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर वाटर को फिर फील्ड चैनल पे अप्लाई होगा। तो इस रास्ते में उसको ट्रांसमिशन लॉस, कन्वेंस लॉस, सीपेज लॉस, डीपर्कोलेशन, इवोपोरेशन सब कुछ होगा उसका। तो हमने वो दो क्यूमेक भेजा था, वो हमें फाइनली हमें 1.5 क्यूमेक मिल रहा है। ठीक है, मतलब 0.5 का हमारा लॉस हो गया। और वहीं हमारा ये जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इसके ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे 2 क्यूमेक पानी भेजा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से अब यहाँ पे खाली वाटर कोर्स है, तो इतना इसको, तो यहाँ पे इतने पोर्शन में हमारे सारे लॉसेस होंगे। तो इसमें अब इस इतने में 0.5 हुआ, तो यहाँ पे 0.1 होगा, तो यहाँ पे 1.9 हमें फॉर एग्जांपल मिल गया। तो इसीलिए हमेशा होता है कि हम जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ड्यूटी हमारा इंक्रीज़ करता है। लेकिन ये तब है जब हमने इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया है। मतलब यहाँ पे इस पोर्शन पे पहले पानी अप्लाई करेंगे, फिर नीचे आएगा, और इस पे करेंगे फिर नीचे आएगा। इनको एनालिसिस किया। ये नहीं है कि यहाँ पे जो पानी हमने प्रोवाइड किया वही पानी यहाँ पे वापस आ जा रहा है, वो लॉस हो गया ना ये पे, तो हम इसको ट्रीट नहीं कर, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये है डाइवर्जन स्ट्रक्चर जो पीछे बना हुआ था, उसका कुछ नहीं होता है। अगर वियर होता है तो वो क्या करता है कि वो पानी को डाइवर्ट कर देता है, और वो क्या कहते हैं, डाइवर्ट कर देता है कैनाल के थ्रू, हम इरिगेट कर लेते हैं, फील्ड्स पे अप्लाई कर लेते हैं। अगर डैम बना है तो वो क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलेक्ट करता है। इसीलिए अगर हमारा डाइवर्जन स्ट्रक्चर वियर है तो उसको हम डायरेक्ट इरिगेशन के पर्पज़ में यूज़ कर लेते हैं, कि मतलब पानी डायरेक्टली हम इरिगेट कर दे रहे हैं उसको। और स्ट्रक्चर ऐसा डैम है तो हम उसको कलेक्ट करते हैं, तो स्टोर, मतलब फिर हम उसको जैसे जैसे हम यूज़ आता है, नीड आता है, तो हम वैसे वैसे सप्लाई करते हैं। ठीक है, इसीलिए दोनों दोनों ही टाइप ऑफ ड्यूटी है, दोनों का काम अलग है। एक हमारे बस डिस्चार्ज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता है, और एक हमारा वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट कर देता है। ये सारे पॉइंट्स अभी आपको बता दिए। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ वाटर ये सारे लॉसेस हुए। ठीक है, उसका ड्यूटी ऑफ वाटर वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे जैसे नीचे बट डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो हमारा इंक्रीज़ करता है। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और, अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक आया नहीं है, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर क्या होता है। कुछ नहीं होता है, ड्यूटी ऑफ वाटर एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स, हेड ऑफ ये लाइन। ये यार, ड्यूटी ऑफ वाटर एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स, ठीक है ना, इसी को हम ये चीज़ बोल रहे हैं, इस पॉइंट को। ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे जो ड्यूटी होता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो ड्यूटी होता है, इसी को हम कहते हैं आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। हाँ, उसका क्या होता है, आउटलेट पॉइंट वो होता है जहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या कहते हैं का कंट्रोल होता है। उसके बाद जंक्शन ऑफ माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स। ठीक है, आउटलेट पॉइंट इसी को कहते हैं। ठीक है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्स का जो जंक्शन पॉइंट होता है, ये कंट्रोल होता है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मतलब जिसको भी पानी चाहिए वो अपना खुद लेके जाता है थ्रू, मतलब कोई वाटर कोर्स बना लेता है, अपने पैसेज बना बना के लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लो ड्यूटी बता दिया कि हमने डाइवर्जन स्ट्रक्चर अगर वियर यूज़ किया है तो पूरा पूरा जो वाटर होगा वो इरिगेट कर लेंगे, उसको हम स्टोर नहीं करते हैं। और क्वांटिटी ड्यूटी क्या होता है, ये हमने स्टोर किया पूरा पूरा वाटर, और सिंगल एवरी 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर जो हमने स्टोर किया है वो पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग, मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स के काम आ सकता है। ठीक है, अब मेन पर्पस पे आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्यूटी। टाइप ऑफ क्रॉप, अगर इफ़ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्रॉप इन टर्म्स ऑफ डेल्टा इज़ लेस। ठीक है, कुछ नहीं, ये फॉर्मूले से भी याद हो गया, ड्यूटी का 8.64 बी अपॉन डेल्टा, डेल्टा कम होगा तो ड्यूटी ज़्यादा होगा, सिंपल है। ठीक है, सीज़न अब यहाँ से समझना है। अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इवोपोरेशन लॉसेस ज़्यादा होगा। मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा, ठीक है, पानी था, तो अब वो उसमें से 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी इवोपोरेट हो गया, तो 0.8 ही बचा, तो वो कम, अब 0.8 कम लैंड को इरिगेट कर पाएगा तो उसका ड्यूटी डिक्रीज़ हो जाएगा।
यूज़फुल रेनफॉल। अब देखो, अगर मान लो कि जिस टाइम पे हमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो राइस होता है ये हमारा एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो अब गर्मियों का क्रॉप है, समर क्रॉप है। तो ये जून जुलाई में बारिश हो गई, तो हमें हमें उसके ऊपर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी अप्लाई करना था लैंड पे, ठीक है। और उसी समय पानी बारिश हो गया और उसने 0.5x मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी उधर से रेनफॉल से आ गया। तो अब टोटल हमारा 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 0.5 से थोड़ा लैंड इरीगेट कर दिया, मान लो कि 1 हेक्टेयर। और ये जो हमारा हम पानी 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड से उससे 2 हेक्टेयर हो गया। तो टोटल हमने 3 हेक्टेयर हमने लैंड इरीगेट कर दिया। अब बारिश नहीं होती तो सिर्फ 2 ही हेक्टेयर होता, 2 ही हेक्टेयर हम इरीगेट कर पाते हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ सॉइल कुछ नहीं, जिसकी परमिलिटी ज़्यादा, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं सीपेज लॉसेज ज़्यादा, डीपर्कुलेशन ज़्यादा होगा उसका पानी का। तो मान लो जैसे 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमने एक सैंडी सॉइल में और क्लेई सॉइल में डाला, ठीक है। तो सैंडी सॉइल का परमिलिटी ज़्यादा है, तो उसमें से 0.5 उसमें उसका सीपेज लॉस हो गया, परकुलेशन नीचे चला गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और क्लेई में कम है, तो उसमें 0.1 ही गया। तो हमारा जो क्लेई सॉइल है तो उसमें 0.9 बचा रहेगा, और जो हमारा सैंड है तो 0.5 बचेगा। तो 0.9 ज़्यादा लैंड को इरीगेट कर देगा और ये कम लैंड को इरीगेट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा परमिलिटी ज़्यादा, तो सीपेज लॉसेज ज़्यादा, तो ड्यूटी कम। मेथड ऑफ कल्टिवेशन, इफ कल्टिवेशन इज डेज if cultivation is done based upon scientific recommendation, then losses will be less and subsequently this duty of water will be more. सिंपल है, अगर मेथड ऑफ कल्टिवेशन ज़्यादा होगा, अगर हम साइंटिफिक रिकमेंडेशंस को यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे कि हम इसमें मेनली हम क्या करेंगे, अगर साइंटिफिक रिकमेंडेशन यूज़ करेंगे तो हम लॉसेस को मिनिमाइज सिर्फ कर सकते हैं। अगर लॉसेस को हमने मिनिमाइज़ किया तो बस हमारा क्या कहते हैं ड्यूटी बढ़ जाएगा। अब कुछ नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी, यहाँ पे कुछ टर्म्स है, ठीक है। कुछ नहीं होता है, ये एग्ज़ाम्स में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। या तो आपको ये डिस्चार्ज इनटू ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया हो गया, क्योंकि एक ही हम यूनिट से ही आधे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। ड्यूटी क्या होता है, हेक्टेयर पर क्यूबिक, ठीक है। हमें ड्यूटी दे रखा है और उसके बाद क्या क्या डिस्चार्ज दे रखा है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं सिंपली। अगर हमें एरिया दे रखा है, ड्यूटी दे रखा है, तो डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं क्रॉप सीजन, खरीफ। खरीफ को हम समर क्रॉप कहते हैं, रबी को विंटर क्रॉप कहते हैं, ठीक है। खरीफ के एग्जांपल राइस, कॉटन, मेज, ज्वार, बाजरा, ठीक है। राइस ये एग्जांपल याद करना है आपको, और इसको समर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ज्वार बाजरा इन्फीरियर क्रॉप्स होते हैं। इन्फीरियर क्रॉप्स इसलिए कहते हैं हम क्योंकि इसका वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, लेकिन ये हाईली न्यूट्रिएंट क्रॉप्स होते हैं। रबी क्या होता है, रबी हमारा होता है वीट, पल्सेस, पोटैटो, ग्राम, पीस, ठीक है। इसको हम विंटर क्रॉप्स कहते हैं। जैद में फ्रूट वेजिटेबल्स, फॉडर ये आते हैं, ठीक है। पर्नियल क्रॉप्स वो होते हैं जिसका जिसका बेस पीरियड थ्रू आउट द ईयर होता है, ठीक है। उसमें थ्रू आउट द ईयर हमें पानी डालना पड़ता है। उसके बाद आते हैं हम कुछ डिफिनेशन। क्रॉप रेशियो आपको कुछ जगह मिलता है एरिया ऑफ खरीफ अपॉन एरिया ऑफ रबी, गलत होता है ये, कुछ नहीं होता है। क्रॉप रेशियो सिंपल याद करना है, रेशियो प्रपोज एरिया टू बी इरिगेटेड बाय अ कैनाल ड्यूरिंग खरीफ सीजन अपॉन रबी सीजन, AK अपॉन AR, ठीक है। अब अब देखिए कुछ आता है पैलियो इरिगेशन। हम समटाइम्स बिफोर द सीड्स ऑफ द क्रॉप इज सोन इन एग्रीकल्चर फील्ड इट्स सॉइल इज़ वेरी ड्राई फॉर द लैंड टू प्रिपेयर फॉर सोइंग ऑफ सीड। मतलब क्या होता है कि जैसे आपने खरीफ सीज़न ख़त्म हुआ, ठीक है, उसके बाद 1 सितंबर के बाद 1-2 महीना गैप रहता है, फिर नवंबर से आपको रबी सीजन आता है। तो हमने हार्वेस्टिंग करने के बाद जो हमारा फील्ड फॉर एग्जांपल ड्राई है, पूरा सूखा है, तो हम डायरेक्ट सोइंग नहीं कर सकते हैं। तो उसके पहले हमें क्या होता है कि उसको पहले वाटरिंग की जाती है, कि थोड़ा मॉइस्चर सॉइल गेन कर ले, बस। तो उसी को हम पैलियो इरिगेशन कहते हैं। उसके बाद आता है कोर वाटरिंग क्या होता है कि इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसी को इस फुलफिलमेंट ऑफ वाटर को कंप्लीट करने को ही कोर वाटरिंग कहा जाता है। कोर पीरियड क्या होता है कि ये जो जो हमने ऊपर कोर वाटरिंग किया था, जो मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट है, तो हम ड्यूरिंग द जितने पीरियड में ये मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए होता है उसी को कोर पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। और कोर डेप्थ क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर जो हम अप्लाई करते हैं
ड्यूरिंग द कोर पीरियड, उसी को हम कोर डेप्थ कहते हैं। मतलब कुछ नहीं, तीनों क्या होता है, कोर वाटरिंग क्या होता है कि इनिशियल जब कोई क्रॉप हम सो करते हैं तो उसको वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होता है। तो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के 10 दिन हमें क्या कहते हैं, जो कोर वाटरिंग है हमें ज़्यादा पानी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि 40 सेंटीमीटर पानी चाहिए, ठीक है, और वो 10 दिन के लिए। तो वही जो जो 40 सेंटीमीटर हो गया, उसके बाद से हमारा जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो डिक्रीज़ करता जाएगा, फिर 30 20 ऐसे करते करते हमारा, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो हम जो जो हमारा जो 40 सेंटीमीटर हो जाए कोर डेप्थ हो जाएगा, 10 दिन हमारा कोर पीरियड हो जाएगा, और जो हमने इसमें पानी अप्लाई किया है उसको कोर वाटरिंग कह देंगे। यहाँ से देखिए फॉर एग्जांपल जो ऊपर सब पड़ा है, 25 अगस्त को हमने इरिगेशन वाटर हमने लास्ट अप्लाई किया था, ठीक है, हमने खरीफ सीजन में। उसके बाद हमने 30 सितंबर को हमने हार्वेस्ट कर लिया, खरीफ सीजन हमारा ख़त्म हुआ है। उसके बाद हम क्या होता है, उसके बाद अब सितंबर में ख़त्म हो गया, अब उसके बाद हम रबी क्रॉप स्टार्ट करें नवंबर में, तो उससे पहले हम ड्राई हो जाएगा, तो प्रिपेयर करता है एग्रीकल्चर फील्ड को, उसी को हम पैलियो इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम ये पैलियो इरिगेशन, उसके बाद हम सो करेंगे 1 नवंबर को, 1 नवंबर को सो करेंगे। तो अब 1 नवंबर किया तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पीरियड चाहिए। मान लो जो 1 नवंबर सो किया और 1 से 10 नवंबर तक हमें 60 सेंटीमीटर पानी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो जब 60 सेंटीमीटर चाहिए तो हमें 60 सेंटीमीटर जो पानी चाहिए, तो वो 10 दिन में हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद से जो वाटर रिक्वायर जो डेल्टा है वो डिक्रीज, फिर 60 के बाद 30 20 ऐसे से हो जाएगा। तो जो 60 सेंटीमीटर जब तक चाहिए होगा वो वाला पीरियड कोर पीरियड, जैसे 1 नवंबर 10 नवंबर के बीच में चाहिए तो 10 दिन ही हमारा कोर पीरियड हो जाएगा, कोर डेप्थ हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। इरिगेशन इफिशियंसी कुछ नहीं होता है, कुछ सिंपल सबसे पहले वाटर कन्वीनियंस, मतलब क्या होता है कि वाटर डिलीवर ऑन द फील्ड फ्रॉम द एग्जिट पॉइंट ऑफ द चैनल टू द वाटर एंट्री इनटू द चैनल, ठीक है। कुछ नहीं कि हमारा जो एग्जिट पॉइंट पे पानी डिलीवरी हुआ है और जो हमने चैनल के एंट्री पे अप्लाई किया था, जैसे एंट्री पे हमने मान लो कि जो एंट्री पे हमने प्रोवाइड किया था 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और एग्जिट 0.8 पे हुआ 0.8 मीटर क्यूब से, तो 0.2 का लॉस हो गया, तो इफिशियंसी का जगह 0.8/1 यानी 80% हमारा पानी कन्वेंट हुआ है। वाटर ऑफ अप्लीकेशन कुछ नहीं है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर ऑन द फील्ड। इसमें क्या होता है, वाटर अप्लीकेशन में क्या हुआ कि हमने जैसे जो हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड पे अप्लाई किया और कितना उसने रूट जोन में उसने उसको स्टोर किया। तो जैसे हमने 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमने वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हमने अप्लाई किया फील्ड पे, उस पे से सरफेस सी पे लॉसिस रन ऑफ और डीप परकुलेशन 0.2 हो गया मीटर क्यूब, तो हमारा 0.8 हमारा क्या कहते हैं रूट जोन ने उसको होल्ड किया, तो इसका भी 0.8/1 तो 80%, ठीक है। उसके बाद होता है वाटर स्टोरेज efficiency of water, sir. It is a ratio of quantity of water stored in root zone during irrigation to the quantity of water required in the root zone before irrigation। मतलब क्या होता है कि इरिगेशन से पहले रूट जोन में कितना पानी चाहिए और इरिगेशन के बाद कितना हमने उसको दिया है, बिफोर इरिगेशन अपॉन आफ्टर इरिगेशन, ठीक है ना, ठीक है। इफ़िशेंसी ऑफ वाटर यूज़, अब ये जो पानी हमारा क्या कहते हैं हमने जो हमारा क्या कहते हैं इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज बाय प्लांट्स। हम जैसे हमने जो पानी हमने अप्लाई किया है, ठीक है, उसमें से क्या होता है कि कुछ जो होता है उसमें रैपिडली अवेलेबल मॉइस्चर्स होते हैं और कुछ नॉन रैपिडली अवेलेबल मॉइस्चर्स, हम आगे पढ़ेंगे अभी इसके आगे। तो उसमें क्या होता है कि हम रैपिडली अवेलेबल मॉइस्चर्स होता है वो 75 से 80% होता है, ठीक है। तो उसी पानी को हम ग्रोथ के लिए यूज़ कर पाते हैं, प्लांट्स उसी को एक्सट्रैक्ट कर पाता है, उसके जो 20% पानी है उसको एग्जिट नहीं करे। तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब इसका मतलब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हमने जितना पानी जैसे हमारा रूट जो हमने अप्लाई किया है तो सारा ही वो ले लेगा उसको। अगर उसने 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड उसने डेप्थ जा रहा है रूट जोन में, तो उसमें से भी कुछ ही अमाउंट को जो रूट होता है वो एक्सट्रैक्ट करता है अपने ग्रोथ के लिए, बाकी को नहीं कर पाता। इसीलिए जिस पॉइंट पे नहीं कर पाता है परमानेंट वेटिंग पॉइंट आता हो, परमानेंट वेटिंग पॉइंट हम सब ये आगे देखेंगे, बस आपको ये याद करना वाटर यूज़ में क्या होता है कि जो पानी जो डेप्थ रूट जोन में है जो अप्लाई किया था हमने फील्ड पे, वो कितना अपने मैच्योरिटी के लिए वो यूज़ कर पा रहा है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या, इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट
अप टू विच द वाटर हैज़ यूनिफॉर्मली पेनिट्रेटेड इन द सॉइल ऑफ द रूट जोन। बस कैसे हमने कितना यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन हो रहा है सॉइल में, ठीक है, बस उसी को, ये होता है 1 - d/d, कुछ नहीं होता है। कैपिटल डी होता है कि डेप्थ ऑफ एवरेज पेनिट्रेशन, और डी होता है और स्मॉल डी होता है कि ये डेविएशन होता है फ्रॉम, ठीक है, डेविएशन ऑफ फ्रॉम एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है। अब आते हैं, अब इनको मैथमेटिकल, इसलिए एक बार और फिर से देखते हैं। वाटर कन्वेंस, सबसे पहले इसको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है, कुछ नहीं है। इफिशिएंसी, सबसे पहले हमने पानी कन्वे हुआ, ठीक है, कन्वे हुआ तो कुछ लॉस हुआ, ठीक है, मतलब पानी हमने चैनल से हमने सप्लाई किया है, ठीक है, उसके बाद वो फील्ड पे आया, अभी फील्ड पे नहीं पहुंचा, ठीक है, फील्ड पे आते आते जितना लॉस हो गया वो ये वाटर कन्वेंस काउंटर करता है। अब उसके बाद क्या होता है कि वाटर अप्लीकेशन, अब फील्ड पे आ गया, ठीक है, अब फील्ड पे आने के बाद वो क्या कहते हैं, कितना रूट जोन ने उसमें से पानी लिया है, ठीक है ना, सरफेस रन ऑफ को हटा के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वाटर स्टोरेज, मतलब क्या होता है कि वाटर स्टोर्ड ड्यूरिंग इरिगेशन, वाटर स्टोरेज मतलब क्या होता है, आफ्टर डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड आफ्टर इरिगेशन अपॉन बिफोर इरिगेशन, ठीक है, मतलब हमने वाटर स्टोरेज क्या था कि बिफोर आफ्टर इरिगेशन और बिफोर इरिगेशन कितना डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, ये वाटर स्टोरेज ले लेगा। वाटर यूज़ है कि जितना जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रूट जोन में है, मतलब हमने वीएफ अप्लाई किया है, तो उसमें से कितना उसने इफिशिएंटली यूज़ किया है अपने मैच्योरिटी ऑफ ग्रोथ के लिए, ठीक है। और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, ये यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन ऑफ इनटू द सॉइल ऑफ वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब आते हैं जैसे ईटा सी, ये वाटर कन्वेंस, ये वीएफ अपॉन, ये फील्ड पे पानी आया वीएफ, और वीसी हमने चैनल से एक्सिट किया, डिस्चार्ज भी दिया है, तो टाइम सेम होता है तो कट जाएगा, तो क्यू अपॉन क्यू सी बोल सकते हैं। सेकंड देखिए वाटर अप्लीकेशन, ये हमने वीएफ किया और वी आर जेड रूट में पानी जाए, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन, और ये आपको कुछ लॉसेस आ गए, रन ऑफ लॉसेस और डीपर्कुलेशन लॉसेस, ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो ये वी आर जेड आ जाएगा। जैसे वी एफ 1 था और डीप ये लॉसेस है 0.2 है, तो वी आर जेड 0.8 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अपनी ईटा ए क्या हो जाएगा, वी आर जेड अपॉन वी एफ। स्टोरेज कुछ नहीं है, वी आर जेड अपॉन वी आर आर जेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड आफ्टर इरिगेशन टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बिफोर द इरिगेशन, मतलब कि हमें वैसे तो जो डेप्थ ऑफ रूट जोन में जो हमें इफिशिएंसी जो पानी चाहिए था वो हमारा 1 मीटर क्यूब चाहिए था, ठीक है, मतलब इरिगेशन करने से पहले, लेकिन हम इरिगेशन किए तो हमें मिला कितना, 0.8 मिला, ठीक है, 0.9 मिला, तो 90% हमारा ईटा ऐसा आ गया, ईटा यू। अब जब हमने वी एफ 1 मीटर क्यूब हमने क्या कहते हैं वॉल्यूम फील्ड पे अप्लाई किया, और उसने उसमें से 0.7 मीटर क्यूब ही पानी यूज़ किया अपने ग्रोथ के लिए, 0.3 यूज़ ही नहीं किया, ठीक है, कि वो NRM, ठीक है, ये सब की वजह से, ठीक है, तो आपका 70% आ गया। अब ये देखो हेड पे, ये जैसे वाटर कोर्स का हेड है और ये टेल है, ये हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2.5 हेड हमारा हेड पे था, और जैसे जैसे पानी फ्लो करेगा तो हेड डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, तो यहाँ 0.5 आ गया। तो कैपिटल डी क्या था कि एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, तो एवरेज कर लेते 2.5 प्लस 0.5/2 1.5 हो गया। अब देखो कुछ नहीं, और उसके बाद डी था क्या, वो सम ऑफ डेविएशन। अब जो एवरेज से हेड का जो डिविएशन है और एवरेज से जो टेल का डिविएशन है उसका एवरेज हमें करना है, ठीक है। तो अब देखो 1.5 एवरेज डेप्थ आ गया, हेड का डेविएशन 1 मीटर, 2.5 माइनस 1.5, और टेल का भी 1.5 माइनस 0.5। और एक चीज़ याद करना है, इन दोनों का मॉड वैल्यू लिखनी है हमें, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखना है। तो यहाँ से कैपिटल डी स्मॉल डी आ गया, तो बस ख़त्म। यहाँ से हम फॉर्मूला क्या लिख देंगे, ईटा इक्वल टू 1 - d/d × 100, सिंपल आ गया। ये तो हमारे कुछ टर्म्स जो बेसिक टर्म्स है वो सब क्लियर हुआ, ठीक है। आपको होप ये वीडियो सही लगा हो, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, लॉकडाउन में खाली बैठा था तो इसलिए सोचा जो जो मुझे अभी पता है याद है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूं। होप करता हूं कि आपको समझ में आए। जो बिगनर्स हैं अभी अभी जस्ट पास आउट हुए हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और
जो जो वीडियोस में मैंने बात बोली है उनको रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि आपको इरिगेशन सब इरिगेशन हुआ, उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन्स हुए हैं, जितने भी आपके पानी वाले सब्जेक्ट होते हैं, ये आपको बाद में बहुत दिक्कत देगा, आपको सिलेक्शन इसी से रोकेगा। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे होती थी, बट आफ्टर रिविजन्स बातों को समझा क्या क्या लिखा है, तो समझ में आया मुझे। तो आप बस कंसेप्ट को इसमें क्लियर करते रहिए। आप न्यूमेरिकल्स तो आप आसान है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं न्यूमेरिकल्स के लिए आखिरी में एक दो लेक्चर ले लूँगा, ठीक है, जब मेरे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे जिससे मैं डिलीवर कर पाऊँ। आपको भी मैं सिर्फ कंसेप्ट, जितने कंसेप्ट हो पाएंगे उतने बताता रहूँगा। आप मेन इसमें से अभी जो रिवीजन करने के लिए आप जो फैक्टर अफेक्टिंग थे वो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बाकी तो इसमें सब इजीली, उसके बाद कोर पीरियड, कोर डेप्थ, ये सब, उसके बाद इफिशियंसीज को याद नहीं करना होता है। सब लोग इफिशियंसी रटते हैं, ठीक है, फॉर्मूला से। इसको कुछ नहीं समझना है कि कैसे कैसे पानी जा रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, कितना रूट को पानी चाहिए, कितना इरिगेशन से पहले, इरिगेशन के बाद। बस यही है, आपको नाम से ही सब कुछ याद कर लेना है। इरिगेशन में सब कुछ नाम से ही चल रहा है। अब ड्यूटी, ड्यूटी नाम से पता लग रहा है कि ड्यूटी करना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको सारा कुछ नाम से याद करते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ओके, चलिए, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।